अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान और मैं हूं सिद्रा इकबाल। अक्सर हम कहते हैं कि अपनी मंजिल की तरफ बढ़ते जाइए चाहे कोई भी उतार चढ़ाव आए, लेकिन कभी कभार हमें ये मंजिल साफ दिखाई नहीं देती, धुंधली सी हो जाती है। ये धुंध अक्सर हमारे अपने ख्यालात की हो सकती है, नेगेटिविटी की हो सकती है, किसी और की बताई हुई किसी राय की वजह से हम डाउट में पड़ जाते हैं। लेकिन ऐसा ही कुछ मंजर इस वक्त आप कराची की सड़कों पे भी देख रहे हैं। पंजाब में तो अक्सर स्मॉग के हवाले से बात होती है कि जी ये धुंध नहीं है, ये असल में गंध है, यानी जो पोल्यूशन है और इसकी वजह से जो भी हवा में ये बुखारात हम भेज रहे हैं थैंक्स टू आवर गाड़ियाँ, थैंक्स टू आवर इंडस्ट्री, उसकी वजह से इस वक्त आपको स्मॉग की सूरत हाल नज़र आती है। कराची में एक फिनोमेना आप कम देखते हैं, लेकिन इस वक्त ये हाल है कि आपको वाकई कहा जा रहा है कि आंखों में भी आपको तकलीफ सी महसूस होगी, सड़कों पे भी नज़र आ रहा है और विजिबिलिटी काफ़ी हद तक मुतासर हुई भी है। हमने इस बारे में बात करने के लिए मेट डिपार्टमेंट से भी रब्ता किया है, उनको हम लाइन पे लेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन अभी तक जितनी रिपोर्ट्स हमारे सामने आई हैं मैं आपसे शेयर करती चलूँ कि मामला कुछ यूँ है कि उन्होंने कहा कि आम तौर पे कराची में आपको इस तरह का कोई फिनोमेना इसलिए नहीं दिखता क्योंकि समंदर से जो हवा आती है वो सब चीज़ों को क्लियर कर देती है। लेकिन ये हवा का जो रुख होता है ये इस बात पे मेरे ख्याल में इसका इन्हिसार होता है कि किस तरह की उस वक्त टेम्परेचर्स हैं, बिकॉज हाई टेम्परेचर और लो टेम्परेचर हाई प्रेशर एंड लो प्रेशर क्रिएट करते हैं, जिसकी वजह से विंड्स की मूवमेंट होती है। इस वक्त सूरत हाल ये है कि लैंड पे एंड इन सी जो टेम्परेचर्स हैं वो बराबर हैं, जिसकी वजह से ये हवा चलना रुक गई है। अब ये कहा गया है जिस तरह की कराची में सर्दियों में ख़ास तौर पे हमेशा हम कराची आइज को इंतज़ार रहता है कोयटा की हवा का। जब सर्दी आती है तो हम कहते हैं कोयटा से हवाएं चलनी शुरू हो गई हैं। तो जैसे ये हवा चलेगी तो लैंड का या जिस तरह हम देखते हैं कि चीज़ों का टेम्परेचर गिरेगा, उसके बाद ये क्लियर आउट हो जाएगा। 2 या 3 दिन का ये मरहला है, लेकिन बहरहाल फिर भी जो हमारी एहतियात है वो बहुत ज़रूरी है। हमारे साथ अब्दुल रशीद साहब सीनियर ऑफिशियल ऑफ द मेट डिपार्टमेंट मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम रशीद साहब। वालेकुम सलाम। सर, हमने थोड़ा तो बताने की अपने नाज़रीन को कोशिश की है। आपकी ही की स्टेटमेंट्स में देख रही थी कि इस वक्त क्योंकि समंदर और लैंड पे जो टेम्परेचर है वो एक जैसा है, जिसकी वजह से ये स्मॉग लाइक सिचुएशन है। कुछ और मज़ीद इसके बारे में बताइए। लोग परेशान हैं कि क्या इससे खुदा न खास्ता कोई बीमारियाँ फैलने का अंदेशा है, ये डेंजरस है, क्या हमें अपने नाक और मुँह को कवर रखना चाहिए? आप क्या कहेंगे? देखिए, स्मोक नहीं है कराची में। हम लोग जरा सा कंफ्यूज हो जाते हैं। लाहौर और फैसलाबाद और ये जो मोटरवे पे वहाँ स्मोक है। हमारे यहाँ बेसिकली कल जो सुबह था वो मिस्टी मॉर्निंग थी और दोपहर में जो हवा में नमी कम हो गई थी, तो इसको हम हेजी वेदर कह सकते हैं। अभी आप जिक्र कर रही थी लो प्रेशर और हाई प्रेशर एरिया का। मसला ये है कि सर्दियों में हाई प्रेशर एरिया ज्यादा प्रिवेल करते हैं। हाई प्रेशर एरिया की खूबी ये होती है कि इसमें हवा जो है वो ऊपर से नीचे की तरफ आती है, आसमान से जमीन की तरफ। तो जो चीजें फजा में मुअल्लक होती हैं वो ऊपर नहीं उठ पाती, बल्कि लोअर एटमॉस्फेयर में जो है खड़ी रह जाती हैं। कल जो थे 10 पार्टिकल सस्पेंशन थी, इसलिए हमने को हेजी वेदर कहा। आज भी है मगर आजकल से बेहतर है। विजिबिलिटी 2.5 किलोमीटर है इस वक्त, कल 1 किलोमीटर हो गई थी। तो ऋषि साहब, जिस तरह कहा जा रहा है कि पूरे मुल्क में तो सर्दी बढ़ गई है, यहाँ पे हमें इंतजार है कोयटा की हवाओं का, कराची में हम कब एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि टेम्परेचर्स मजीद गिरेंगे? सर्दी भी तकरीबन दिसंबर जनवरी में पड़ा करती है। मैं अक्सर कहता रहता हूँ अपने नाजरीन को कि नवंबर में सिर्फ सुबह शाम की सर्दी होती है, दोपहर में तो आपको गर्मी ही लगेगी। और फिर वही सवाल करते हैं जो आप करेंगे, सर्दी फिर आएगी कब? तो दिसंबर जनवरी में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं जो सर्दी आपको चाहिए, लेकिन कराची में सर्दी कई सालों से अब इतनी नहीं पड़ती। मुझे याद है 2017 में जब दिसंबर आया था तो हमारा जो मिनिमम टेम्परेचर हमने अचीव किया 8.6 डिग्री सेंटीग्रेड था, जो कि 7 दिसंबर को हुआ 2017 में। उसके बाद इससे कम टेम्परेचर हमने नहीं रिकॉर्ड किया। तो बस तकरीबन इतनी सर्दी हम देख रहे हैं, वो भी दिसंबर और जनवरी में। फरवरी से फिर गुलाबी हो जाएगी, सुबह शाम की सर्दी रह जाएगी। तो बहुत सारे जो फैशन ब्रांड्स वाले हैं उन्होंने तो इतनी जबरदस्त सेल लगाई हुई है विंटर की। रशीद साहब, तो आप तो कह रहे हैं कि कराची में सर्दी के इम्कानात अभी भी कम है, हम कराची वाले सिर्फ तरसते ही रहेंगे सर्दी को? नहीं, शुमाल में मैं मतलब कंपेरेटिवली मुकाबला कर रहा हूँ। जो आप शिमाली इलाकों की बात कर रही थी ना कि वहाँ सर्दी अच्छी खासी हो गई, वहाँ तो अक्टूबर में हो जाती है। जैसे अक्टूबर में जो है यहाँ हमें लगता है कि हीट वेव आ जाएगी, बहुत शदीद गर्मी होती है। कराची अक्टूबर बहुत आपने बात की सर्दी की, लेकिन व्हाट अबाउट बारिश? क्या हम बारिश एक्सपेक्ट कर सकते हैं? सर्दियों की बारिश अब तो कराची में बहुत कम होती है। उन दिनों तक तो कोई सिस्टम ऐसा नहीं है कराची के आसपास जो बारिश दे सके, लेकिन इतना जरूर कह सकता हूँ कि विंटर में कभी कभी किसी साल दिसंबर या जनवरी में बारिश हो जाती है। तो अभी दिसंबर जनवरी दूर है, तो फिलहाल कोई सिस्टम ऐसा नहीं है जो हमारे कराची में बारिश दे सके।
बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ रहने का। और ख़ास देख सकते हैं कि पूरे मुल्क में ही और ख़ास तौर पे कराची में शादियों का सीज़न आ चुका है। अगर आपके ख़ानदान में 5-6 शादियां नहीं हो रही या आपके पास इनविटेशन कार्ड्स नहीं पहुंचे तो जान लीजिए कि आप बहुत ज़्यादा मकबूल नहीं हैं, क्योंकि इस वक्त ख़ास तौर पे जैसे ही नवंबर शुरू होता है ऐसा लगता है एक लिटरली एपिडेमिक की तरह शादियाँ होने लगती हैं। और आपके पास कभी कभार तो डेट्स भी क्लैश करती हैं। आपको ऐसा लगता है कि आपके लिए एक वलीमा काफ़ी नहीं है, आपको बहुत सारी दावतें एक ही रोज़ में एडजस्ट करनी पड़ेंगी। तो कुछ लोग होते हैं ना जो कहते हैं कि जी मेरा वलीमे पे कोई और दोस्त नहीं था, सिर्फ़ और सिर्फ खाने से दोस्ती थी, तो वो भी आपके लिए मसला बन सकता है। मगर बहरहाल ये तो थी मजाक की बात। स्मोक के हवाले से भी आपको बताया, कराची वाले इस वक्त थोड़ा सा सब्र करें और दुआ करें अल्लाह ताला से, और ख़ुद ही मेरे ख्याल में कुछ सेलिब्रेट करने की कोशिश करें। ड्राई फ्रूट्स ले आएँ, एक आध शॉल निकाल लें, हल्का सा AC चला लें और एस्यूम करें कि आप भी पूरे मुल्क की तरह सर्दी इंजॉय कर रहे हैं। लेकिन जो पूरे बाकी शहर हैं और मुल्क के बाकी इलाके हैं वहाँ पे तो ज़बरदस्त सर्दी हुई हुई है एंड पीपल आर रियली इंजॉइंग इट। हम बल्कि कोशिश कर रहे थे, आज हमारे रिपोर्टर साहब एक जगह पहुँच नहीं पाए, वरना हमने आपको दिखाना था कि सर्दियों में जो नाश्ता होता है ना उसकी अलग ही बात होती है। ख़ास तौर पर पूरियाँ गरम गरम खानी पड़ती हैं, वरना फौरी तौर पे उन पे जो यानी वो ठंडी हो जाए तो वो अजीब सी क्रिस्पी हो जाती हैं, फिर वो मज़ा नहीं देती। तो सर्दियों का क्या ख़ास नाश्ता होता है और सर्दियों में अपनी सेहत का कैसे ख्याल रखा जाए, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। न्यूट्रिशन के ज़रिए, डाइट के ज़रिए आप बड़ी बड़ी बीमारियाँ, ख़ास तौर पे जो मौसमी प्रॉब्लम्स होती हैं, वबाई बीमारियाँ होती हैं, उसको आप मेरे ख्याल में अवॉइड कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं। आज हमारे साथ हमारे अगले सेगमेंट में जो डाइटिशियन न्यूट्रिशनिस्ट मौजूद होंगी उनसे हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि कम सर्दी और उसके फ़ौरन ही बाद सब के सब कंप्लेन करने लगते हैं नज़ले के बारे में, ज़ुकाम के बारे में, बात कम होती है, आजकल खांसी ज़्यादा आती है, तो इसके लिए हम अपनी डाइट में क्या चेंजेस ला सकते हैं। इसके अलावा बड़े इंपॉर्टेंट इश्यूज़ हैं जी। जब भी लोग कहते हैं कि कम खाइए, कोई भी चीज़ अच्छी इस्तेमाल कीजिए, लेकिन उसका म्यार, उसकी जो क्वालिटी है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। और हमें अक्सर ये एहसास नहीं होता कि हम अपने दिल का ख्याल रखते हैं, अपने फेफड़ों का ख्याल रखते हैं, अपने गुर्दे का ख्याल रखते हैं, लेकिन हमारे जिस्म में हमारा सबसे बड़ा ऑर्गन हमारी स्किन है। और स्किन के मामले में ख़ास तौर पे ख़वातीन कई दफ़ा क्विक फिक्सेस की तरफ जाती हैं, शॉर्टकट्स की तरफ जाती हैं। उनको कोई कह दे कि जी फ़लानी क्रीम लगा लीजिए, आप गोरी हो जाएंगी या दाग धब्बे चले जाएंगे, तो बग़ैर ये जाने कि इसकी क्वालिटी क्या है, ये कहाँ से बनी है, इसमें क्या इंग्रेडिएंट्स है। और सबसे आसान काम तो आजकल यही है ना कि जी हर्बल या नेचुरल लिख दिया जाए किसी भी जार के ऊपर। तो इससे आप कितना धोखा खाते हैं और इससे कितना नुकसान आपका हो सकता है, इस पे हम ज़रूर बात करेंगे। दैट्स गोइंग टू बी आवर मेन सब्जेक्ट एट 10 o'clock। एंड मोर इम्पॉर्टेंटली आज हमारे पास एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ जो आई है, जो कि ख़बर ऑफ द डे है, वो यही है कि सिंध हुकूमत ने 2 बड़े स्कूल नेटवर्क्स की जो सिंध में रजिस्ट्रेशन है वो कैंसिल कर दी है। अब इसमें जो मामला सामने आया है अभी तक वो ये कि ये फ़ीस की ज़्यादती वाला मामला है, जिसमें कहा इनको ये गया था, इनको डायरेक्टिव ये दिया गया था कि जो एक्सेस मनी है वो स्टूडेंट्स को और उनकी फैमिलीज़ को वापस किया जाए। अभी तक ये कहा जा रहा है कि इन दोनों स्कूल नेटवर्क्स की जो सिंध भर में शाखें हैं, ब्रांचेस हैं, स्कूल्स हैं, उनकी रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दी गई है, मुअत्तल कर दी गई है जब तक ये मामला हल नहीं होता। इस पे स्कूल्स का क्या मौक़िफ़ है, इसको हम ज़रूर सामने लेके आना चाहेंगे। बीकन हाउस के रिप्रेजेंटेटिव कॉर्पोरेट कॉम्स के हेड हमारे साथ मौजूद होंगे, तब्रेज़ बुखारी साहब, एक छोटे से ब्रेक के बाद, बिकॉज आई थिंक बीकन हाउस का जितना बड़ा क्लाउड है, जितनी फैमिलीज़ और जितने बच्चे यहाँ पे ज़ेर तालीम है, वो सब इस मामले की तह तक पहुँचना चाहेंगे, जानना चाहेंगे कि स्कूल का क्या मौक़िफ़ है और इस मामले में असल पेचीदगी क्या है। तो ऑल दैट एंड मोर इन टुडेज़ आज पाकिस्तान। हमारे साथ रहिए, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं एंड देन विल बैक। एंड वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। और यकीनन सर्दियों की जो हम बात करते हैं, सर्दी बाद में आती है, पहले वबाई अमराज आ जाते हैं, फ्लू, नज़ला, ज़ुकाम, और उसके लिए बेहतरीन तरीका उसको फ़ाइट करने का ऑफ कोर्स हमारे अपने पास जो ग़िज़ाई सप्लीमेंट्स हैं। लोग अक्सर आपको ये बात कहेंगे कि मौसम का फल हमेशा खाना चाहिए, बिकॉज़ उस मौसम में आपके जिस्म को, आपको जिस चीज़ों की ज़रूरत है वो खुराक, वो न्यूट्रिएंट्स आपको उन्हीं अज्जा से मिलती है। इसी हवाले से बात करने के लिए एंड ऑफ कोर्स मौसम सरमा में
फिट रहने के लिए क्या कुछ किया जा सकता है, उसके लिए आज हमने यहाँ पे दावत दी है मीना इकबाल को। अस्सलाम वालेकुम मीना। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। और मैं देख रही हूँ कि जो लोग हमें कराची से बाहर देख रहे होंगे वो सोच रहे होंगे ना शॉल है, ना स्वेटर है, ना कोट है, अभी तक आप लॉन में बैठे हैं। हाँ जी, ये कराची की हकीकत है। लेकिन ये बताइए कि पूरे मुल्क में जहाँ ठंड इतनी पड़ रही है और बर्फ़बारी हो रही है, बारिश हो रही है, व्हाट कैन पीपल डू टू अवॉइड कि नज़ला ज़ुकाम ना हो उनको? अच्छा, फर्स्ट थिंग जो नज़ला ज़ुकाम होता है यूजुअली उसका रीज़न है कि आप हमारे इम्यून सिस्टम इज़ नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग। राइट। सो पाकिस्तान में अगर हम इस अपने विटामिन सी इज़ समथिंग दैट वी नीड टू कीप आवर इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग, तो उसमें फिर विटामिन सी जिन फ्रूट्स में, जिन फूड्स में ज़्यादा है, लाइक लेमन जूसेस, और इस सीज़न में अच्छी बात यह है कि हमारे पास मौसम्बी है, ऑरेंजेस हैं, ऑरेंजेस ये सब विटामिन सी से रिच हैं। सो इफ़ वी कीप विटामिन सी समहाउ इंक्लूड करें अपनी डाइट के अंदर डेली बेसिस पे, तो फिर हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होगा। इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होगा तो फिर हम फ्लू एंड इससे रिलेटेड जितने भी वबाई अमराज हैं इस सीज़न के, उससे हम बचे रहेंगे। मीना कैच 22 है ना। अब देखें अक्सर फ्लू अकेले तो आता नहीं है, फ्लू के साथ आती है खांसी, और जितनी ये विटामिन सी वाली चीज़ें हैं वो थोड़ी खट्टी मीठी हैं, मीठी कम है खट्टी ज़्यादा है, तो लोग कहते हैं इससे तो गला और ख़राब होगा। लोग प्रेफर कर रहे हैं इस वक्त सूप्स पीना, कावा पीना या फिर यखनी पीना। तो आप इन दोनों में से क्या रेकमेंड करेंगे? ओके, सो आई वुड रेकमेंड समथिंग जो इन सब का कॉम्बिनेशन है। विटामिन सी से रिलेट जितने भी चीज़ें हैं विटामिन सी जिनमें ज़्यादा है, वो आप सुबह 11 या 12 बजे से पहले लें तो वो ज़्यादा उसका इफ़ेक्ट आपकी बॉडी पे ज़्यादा पॉजिटिव होगा। अगर आप उसे रात की तरफ लेंगे, रात के टाइम की तरफ, तो फिर उसका इफेक्ट एग्जैक्टली जो आप कहते हैं कि बलगम या फ्लेम या रेशा आपके गले में आता है, वो अगर आप विटामिन सी और खट्टी चीज़ें रात के वक्त लेंगे, दिन भर में यूर फाइन। और अक्सर जैसे कहा जाता है कि अगर आप कोई भी खट्टा सा जूस पीने से पहले एक छोटा सा स्लाइस या ब्रेड ले लें तो इट प्रोटेक्ट्स यू। एंड एक्चुअली रॉक सॉल्ट भी विटामिन सी के, जैसे ऑरेंज आप खा रहे हैं उसको रॉक सॉल्ट, थोड़ा सा रॉक सॉल्ट उसके साथ मिला रहे हैं। रॉक सॉल्ट के कुछ और हेल्थ बेनिफिट्स भी हैं। एंड इफ़ अ पर्सन इज़ थोड़ा सा उनका हाई ब्लड प्रेशर का भी इशू है, सो इट्स बेटर टू प्रेफर रॉक सॉल्ट ओवर द टेबल सॉल्ट जो हमारे यहाँ आमतौर पे होता है। राइट। तो एक और सवाल करना चाहूँगी, अक्सर लोग कहते हैं कि सर्दी आ गई ना तो अचानक से सुस्ती भी आ गई है, यानी हम सडनली हमारा दिल चाहता है हम थोड़ी देर और सोएं, दोपहर में भी नींद आने लगती है, शाम के वक्त भी हम समझते हैं कि लेट्स कॉल इट अ नाइट। ये जो एनर्जी ड्रॉप आता है, ये क्या वजह है? इसके रीजंस बहुत सारे, लाइक हमारा ब्लड सर्कुलेशन में भी कुछ इफेक्ट्स आते हैं, एंड प्लस हमारी फिजिकल एक्टिविटी कंपैरेटिवली लोअर हो जाती है। इसमें विंटर्स में अगर हम फिजिकली एक्टिव रहेंगे, अगर हमारा जो भी लाइफस्टाइल है, बहुत से लोग होते हैं जिनके लाइफस्टाइल में ऑलरेडी एक्सरसाइज इंक्लूडेड है, इफ़ यू कीप दैट इंक्लूडेड इन योर लाइफस्टाइल, तो आपके ऊपर जो ये इफेक्ट आता है ना सर्दी के मौसम का इफेक्ट सिर्फ आपकी बॉडी पे नहीं, मेंटली भी होता है। सो मेंटली भी हम थोड़ा सा स्लो डाउन, और कुछ लोग डिप्रेस भी फील कर रहे होते हैं, तो उसका एक इफेक्ट पूरे आपके ओवरऑल जिस तरह डे पे आ रहा होता है। हम अगर पुरानी मूवीज़ देखें या चार्ल्स डिकन्स की जो स्टोरीज पे मूवीज़ बनाई हुई हैं, उसमें आपको बड़ा सफ़ेद बर्फ़ से ढका हुआ लंदन, बड़ा ग्रे सा, अब उस ग्रे के बारे में तो अक्सर कहते हैं वहाँ पे तो लोग बाकायदा डिप्रेशन में चले जाते हैं। पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह हमें सूरज की रोशनी मिलती है जिसको वी डोंट रियली थिंक अबाउट इट। कराची में थोड़ी ज़्यादा मिलती है, लेकिन बहरहाल जब ये होती है तो एक खुशी का एहसास भी होता है। वन मोर थिंग आई वांट टू आस्क यू कि जब भी आप लोगों को सूप्स का कहती हैं, हम वैसे भी माशाल्लाह गोश्तखोर बहुत हैं, यखनी से और बाकी चीज़ों से बनाते हैं। अगर इंटरनेशनली ट्रैवल करो तो लोग वेजिटेबल्स के बहुत अच्छे सूप्स बनाते हैं। पाकिस्तान में क्या वजह है कि हम ज़्यादा उसको प्रेफर नहीं करते? ओके, सो एक तो हमारा दैट इज़ बिकॉज ऑफ द कल्चर एंड सम रिलीजियस, हमारे थोड़े से इस तरह के बिलीव्स हैं कि उसका अफेक्ट होता है लोगों पे, ज़ाहिर। तो हमारे यहाँ वेजिटेबल्स से ज़्यादा प्रेफर किया जाता है मीट को, बिकॉज हम थोड़े से lavish खाने की हमें ड्यू टू दिस अफगानियन कल्चर, एग्जैक्टली। एंड इन इंडियन में तो चले वेजिटेबल ज़्यादा होते थे, बट स्टिल वी मुगल्स एंड सुल्तनत पीरियड से ही वहाँ से जो इम्पैक्ट आया ना हम पे, वहाँ से एक्चुअली वी आर इनटू हैविंग मीट्स एंड अगर आप और मैं देखें, हम अपने बचपन में चले जाएं, हमें तो ज़्यादा पता भी, हमारे यहाँ सिर्फ 2 सूप हुआ करते थे, एक हॉट एंड सावर सूप और एक चिकन कॉर्न सूप। इसके अलावा अगर कोई आपको कहे कि जी पम्पकिन सूप या ग्रीन पीस का सूप, तो आप 2 मिनट के लिए हैरान हो जाते हैं, ऐसा भी कोई सूप होता है। तो बहरहाल जी, सूप्स की बड़ी वैरायटीज़ हैं। आपके घर में जो भी चीज़ हो उससे आप अच्छे से उसको प्यूरी करके, अब तो खैर
रहने के लिए इसलिए obviously you have to keep yourself warm also, so soups actually play a very good role in that. So soups के बहुत सारे options हैं, within meat की variety में भी हैं, vegetables की में भी हैं. Obviously in winters हमारी body को जब ज़्यादा heat की ज़रूरत है तो meat also plays a very good role. अच्छा मीना, एक आखिरी सवाल करना चाहूँगी कि सर्दियों की जितनी सौगातें आती हैं उससे वजन बहुत बढ़ता है, जो ड्राई फ्रूट क्रेविंग खुद ज़्यादा होती है. Exactly. क्या खाया जाए, और आपके पास जो लोग आते हैं वो ज़्यादातर क्या कहते हैं, समर्स में वेट बढ़ता है या विंटर्स? नहीं, विंटर्स में एक्चुअली ये सबके साथ होता है. वेट बढ़ने का अभी जो हम कर रहे हैं विच इज़ अ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन प्रोग्राम इन विच वी आर एक्चुअली डाइट एंड एक्सरसाइज दोनों को लोगों की लाइफ में इंटीग्रेट करने की कोशिश कर रहे हैं. द प्रोग्राम डायरेक्टर फॉर दिस लाइफस्टाइल चेंज प्रोग्राम. तो सर्दियों में अगर एक मिनट के लिए सोचा जाए तो लोग कहते हैं जी मौसम अच्छा है तो इसमें तो फिजिकल एक्टिविटी, यानी आमतौर पे अगर आप बैडमिंटन नहीं खेल सकते, क्रिकेट नहीं खेल सकते, तो अच्छे मौसम का फ़ायदा उठा के तो खेलना चाहिए. एग्जैक्टली. बहुत सारे लोग यहाँ पे आपने देखा होगा बैडमिंटन यूजुअली आ जाता है. द गाइज वो शाम के वक्त यूजुअली सर्दियों में बैडमिंटन बहुत खेला जाता है. एंड नट्स का जैसे हम बात कर रहे थे, नट्स का यही है कि पीनट्स यहाँ पे बहुत ही आमतौर पे अवेलेबल हैं इन पाकिस्तान. नट्स खाना ऑब्वियसली सर्दियों में तो सीजन है इन विच वी कैन फ्रीली हैव नट्स, क्योंकि क्रेविंग भी ज़्यादा होती है एंड बॉडी सिंस इट इज़ कोल्ड तो वो वर्क ज़्यादा कर रही होती है टू कीप इटसेल्फ वार्म. सो हमें एक थोड़े से चांस मिल जाता है बॉडी को टू हैव दीज नट्स जिसमें हाई कैलोरीज होती हैं, बट ऑब्वियसली यू हैव टू कंट्रोल योर पोर्शन. लेकिन अगर ये पूछूं आपसे कि अगर मेरे पास नट्स के ऑप्शंस हैं तो सबसे पहले तो रोस्टेड भी होते हैं आपके पास, शुगर कोटेड भी होते हैं, कैरामल कोटेड भी होते हैं और सॉल्टेड भी होते हैं. तो यू नो फ्री फ्रेश नट्स, यानी जिसके ऊपर ना सॉल्ट लगाई है ना शुगर लगाई है, इज दैट ऑब्वियसली इज़ बेटर. लेकिन बाकियों में से रेकमेंड आप क्या करेंगे? सॉल्टेड खा सकते हैं या सॉल्टेड, लाइक स्लाइटली सॉल्टेड उसमें. और मैं प्रेफर ज़्यादा ये करती हूँ कि आप घर पे भी सब कुछ बना सकते हैं, यू नो, रादर देन टेकिंग समथिंग फ्रॉम द मार्केट जो प्रोसेस्ड हो. उसमें एडिटिव्स भी होते हैं एंड यू नेवर नो कि उसमें क्या क्या एडिड है. सो सॉल्ट का भी कितना अमाउंट है. सो इट्स बेटर टू हैव लाइटली सॉल्टेड नट्स. लाइटली सॉल्टेड भी मार्केट में मिल जाते हैं एंड रोस्टेड ऑब्वियसली उसमें कुछ चीज़ें एक्टिवेट हो जाती हैं व्हेन वी रोस्ट देम. सो इट्स बेटर टू हैव रोस्टेड नट्स आल्सो. यू नो, यू रिमाइंड मी ऑफ दैट सेइंग. अक्सर लोग कहते हैं कि आप अपने दोस्तों की ज़िंदगी में अपने इर्द गिर्द ना अपनी हैसियत नमक जैसी कर लें, यानी आप जो है ना अगर आप नहीं होंगे तो बहुत खलेगा और लोग आपकी ज़रूर कमी को महसूस करेंगे, लेकिन अगर ज़्यादती हो जाए, अगर आप अपने आप को ओवर एक्सपोज कर दें तब भी आप बुरे लगने लगते हैं. एग्जैक्टली. बट मीना, वन लास्ट थिंग बिफोर वी हेड आउट. लोग जैसे आपने खुद कहा कि विंटर्स में वज़न भी बढ़ जाता है, सुस्ती भी आती है. क्या आप समझते हैं कि ये कहीं ना कहीं हमारी हाइड्रेशन से भी लिंक्ड है? क्योंकि सर्दियों में लोग पानी कम पीते हैं. प्यास कम लगती है तो ऑब्वियसली पानी पीने की अर्ज कम होती है. बट उसमें अगैन हर चीज़ अपनी लाइफ को अपने कंट्रोल में रखना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. यू नो, अ बॉडी इज़ नॉट आस्किंग फॉर समथिंग बट इट्स लाइक दिस दैट यू हैव टू रिमाइंड योरसेल्फ ऑफ ड्रिंकिंग वाटर. अब नहीं पीते तो लेथार्जी होती है ऑफ कोर्स. वाटर का इंटेक अगर कम हो, डिहाइड्रेशन होती है तो लेथार्जी भी होती है, उसकी वजह से भी और सुस्ती आती है. आज सुबह भी होता है. आज सुबह ही मैं जामिन से माय मेकअप आर्टिस्ट, उनसे मैं बात कर रही थी और हम कहते हैं कि भाई अचानक से कभी कभार ऐसे लगने लगता है कि आपकी एनर्जी बिल्कुल ड्रेन हो गई है और जहन में क्या आता है, जी ओ हो मुझे शायद नज़र लग गई है, किसी ने मुझे हसद की नज़र से देखा है. लेकिन हम बेसिक्स को भूल जाते हैं कि आज मैंने नींद कितनी पूरी की, आज मैंने नाश्ता किया या नहीं किया, क्या मैंने पानी पिया है. और हो सकता है सिर्फ और सिर्फ मेरी बॉडी में इस वक्त शुगर ड्रॉप कर रही हो, तो कुछ ज़रा सा मीठा खा लीजिए और फिर अगर आपकी तबीयत में तब्दीली आई है सो इट वॉज प्रॉब्ली जस्ट अ शुगर ड्रॉप. मीना, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर एंड फॉर शेयरिंग दीज इनसाइट्स विद अस. और गर्मियों का मौसम हो या गर्मियों का मौसम हो, मीना को और बाकी हमारी जो टीम है उनको यहाँ पे बुलाते रहेंगे ताकि हमें पता चलता रहे कि ग़िज़ा से, न्यूट्रिशन से हम बहुत सारे प्रॉब्लम्स को कैसे अवॉइड कर सकते हैं. बट वंस अगेन लेट्स हेड फॉर द ब्रेक. ब्रेक के बाद वापस आएंगे. द बिग न्यूज़ फॉर टुडे इज़ सिंध हुकूमत ने 2 बड़ी स्कूल नेटवर्क्स जिनके बहुत सारी शाखें हैं कराची में, पाकिस्तान में और ख़ुसूसन सिंध में भी, उनकी रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दी है. ये मुअत्तली का क्या मामला है? इससे बहुत सारे लोग अफेक्ट होंगे ऑब्वियसली. बहुत सारे ख़ानदान, बहुत सारी फैमिलीज़, पेरेंट्स इसके बारे में जानना चाहते हैं. एक ब्रेक के बाद वी आर गोइंग टू टेक तब्रेज़ बुखारी, द कम्युनिकेशंस हेड फॉर बीकन हाउस, ऑनलाइन विद अस और जानने की कोशिश करेंगे, मामले की तह तक पहुँचेंगे. हमारे साथ रहिए. आ
आगे इनकी अज़दवाजी ज़िंदगी गुजरेगी ये तो एक सवालिया निशान है। लेकिन आ जाते हैं ज़रा एक लोकल मसले की तरफ। हम जैसे कि जानते हैं और बार बार ये बात करते हैं कि पाकिस्तान में इस वक्त 2 करोड़ से ज़्यादा ऐसे बच्चे जो स्कूल जाने की उम्र के हैं स्कूल्स में नहीं हैं, और यही गैप हम एक तरह से देखते हैं कि प्राइवेट सेक्टर हैज़ कम फॉरवर्ड एंड ट्राई टू फिल इट। पाकिस्तान में बहुत सारे ऐसे स्कूल्स हैं, प्राइवेट स्कूल्स, जो एक लंबे अरसे से, कई दिहाइयों से ये सर्विस पाकिस्तान में ऑफर कर रहे हैं। 2 बड़े नाम इसी तरह के हमारे सामने, जिसमें सिटी स्कूल का जिक्र किया जाता है, बीकन हाउस का जिक्र किया जाता है, लेकिन दे हैव लैंडेड देमसेल्व्स इन अ लेटेस्ट कंट्रोवर्सी। और ये हम देखते हैं कि गाहे बगाहे बहुत सारी ऐसी खबरें आती हैं जिसमें मामलात उलझते चले जाते हैं। जब भी प्राइवेट स्कूल्स की फ़ीस की बात होती है, क्योंकि ये दोनों स्कूल नेटवर्क्स बहुत बड़े हैं, बल्कि ये कहना गलत नहीं होगा कि पाकिस्तान में सिर्फ 3 ही स्कूल सिस्टम्स हैं। स्कूल सिस्टम, हमारे ऑडियंस के लिए मैं बताती चलूँ कि एक ऐसा इदारा, एक ऐसे स्कूल को कहते हैं जहाँ पे आपके पास ये कैपेसिटी भी हो कि टीचर ट्रेनिंग पे, करिकुलम सेटिंग पे बहुत ज़्यादा आप फोकस कर सकें। सो दैट इज़ पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी खिदमत बीकन हाउस की रही है। लेकिन लेटेस्ट जो हम देखते हैं कि 18वीं तरमीम के बाद, क्योंकि तालीम का मामला एक सूबाई मामला बन गया है, तो सिंध में दे हैव हेड इनटू अ लिटिल बिट ऑफ अ ट्रबल। अभी जो हमारे पास लेटेस्ट खबर ब्रेक हुई है, जो अभी हमने आपसे शेयर भी की, कि 5 अहकामात अदालत की तरफ से इनको दिए गए, कैप किया गया कि प्राइवेट स्कूल्स की फ़ीस 5% से ज़्यादा ऊपर नहीं जा सकती, और क्योंकि ये फैसला आ गया है, इस पर अमल दरामद होना चाहिए। इस वक्त सिंध हुकूमत का मौक़िफ़ ये है कि बीकन हाउस की तरफ से वो कार्रवाई, सिटी स्कूल की तरफ से वो कार्रवाई नहीं की गई। दैट इज़ वाई सिंध भर में जो इनके स्कूल्स हैं उनकी रजिस्ट्रेशंस मुअत्तल कर दी जाएंगी। डिले क्यों आया, स्कूल्स की इंतज़ामिया इस बारे में क्या सोचती हैं, इसके बारे में बात करने के लिए आज हमने सुबह दावत दी है तब्रेज़ बुखारी साहब को। ये आप हेड ऑफ कम्युनिकेशंस हैं, कॉर्पोरेट कम्युनिकेशंस विद द बीकन हाउस स्कूल सिस्टम्स, इनके हेड ऑफिस में होते हैं। अस्सलाम वालेकुम तब्रेज़, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस दिस मॉर्निंग। दिस इज़ a very unfortunate development. आप लोग क्या समझते हैं ये मामला किस तरह सुलझेगा? ये मामला तो जी अब सारा का सारा कोर्ट में गया हुआ है। फर्स्ट आई वांट टू थैंक यू एंड आई वांट टू से कि आपने बड़ा अच्छा एक इंट्रो दिया प्राइवेट स्कूल्स के बारे में, क्योंकि यूजुअली जो सुनने को मिल रहा है मीडिया में, इनको पिछले 2-3 साल से डीमोनाइज किया जा रहा है। और बहुत अफसोस की बात है, क्योंकि हमारी बहुत कॉन्ट्रीब्यूशन रही है पिछले 43 ईयर्स से पाकिस्तान के अंदर इंटरनेशनल एजुकेशन को लाना, या पाकिस्तान के अंदर स्टूडेंट्स को फ्यूचर के लिए प्रिपेयर करना। हमारा फोकस उसी पे है। हमारे बच्चे जो हैं वो टॉप पोजीशंस ले रहे हैं पूरी दुनिया में, ओए लेवल्स में, आईबी में, और इट्स अ ह्यूज अचीवमेंट। और हमारे बच्चे पढ़ के, हमारे प्राइवेट स्कूल से बच्चे पढ़ के उनको फॉरेन यूनिवर्सिटीज में एडमिशन मिलते हैं। पब्लिक एजुकेशन के सिस्टम के थ्रू नहीं वो जाते, और वो फिर फॉरेन यूनिवर्सिटी से पढ़ के पूरी दुनिया भर में और पाकिस्तान में वापस आके पाकिस्तान में भी बड़ा काम करते हैं। बल्कि तब्रेज़ यहाँ पे 2 पॉइंट्स को मैं मजीद हाईलाइट करना चाहूँगी कि अक्सर जब डीमोनाइज किया जाता है, ख़ास तौर पे क्योंकि इक़्तिसादी तौर पे, माली तौर पे इशारा दिया जाता है, आप ज़रा ये भी वाज़ेह कीजिएगा कि ये बच्चे जब फ़ॉरेन यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं, क्योंकि इनकी तालीमी साख, इनकी फाउंडेशन इतनी अच्छी होती है, इनको स्कॉलरशिप्स जो मिलती हैं, उससे पाकिस्तान का कितना ज़र मुबादला बचता है? काफ़ी ज़्यादा जी। देखें, जो इनकी ही कॉन्ट्रीब्यूशंस और इनकी ही आगे से जो परफॉर्मेंस और कारकर्दगी होती है, अभी आपके पाकिस्तान के तमाम मल्टीनेशनल्स के अंदर, तमाम बिजनेसेस के अंदर, आपके तमाम गवर्नमेंट के जो आपके ऑफिसर्स, आपके सीनियर ऑफिसर्स हैं, इन सब के बच्चे कहाँ पढ़ रहे हैं? इन सब के बच्चे प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ रहे हैं, अभी से नहीं, पिछले काफी सालों से, क्योंकि आपको आपके पब्लिक एजुकेशन सिस्टम ने फेल किया है। ठीक है, और जो हमारा फोकस सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन प्रोवाइड करने पे है, इनके अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट होती है एक स्कूल का कैंपस बनाने में, उसके अंदर प्रोविजंस लाने में, आर्ट, साइंस, बायोलॉजी, मीडिया स्टडीज, रोबोटिक्स, किस किस चीज के ऊपर नहीं हम उनको कर रहे हैं। तो हमारा कहना सिर्फ ये कि देखिए, हम काम कर रहे हैं, हम फोकस हैं एजुकेशन के ऊपर, हमें हमारा काम करने दें। जो मामला अभी कोर्ट के अंदर गया हुआ है, ये वाला, ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब उसको सुन रहे हैं, जो उनके डायरेक्टर्स होंगे, हम उसके हिसाब से ही एक्ट करेंगे। और मैं थोड़ा सा अब आपको इसके बारे में बता दूं कि ये हुआ क्या है। ये मसला चल रहा था 2015 से प्राइवेट फी का, और वो फी का मसला इसलिए बना हुआ है क्योंकि आपको भी पता है और मुझे भी पता है कि हमारे मुल्क की मईशत का क्या हाल है। हर साल हमारी इकोनॉमी कोई इतना अच्छा नहीं कर रही है, हर साल हमारे ऊपर कर्जे पे कर्जे चढ़ी जा रहे हैं, जिसका इम्पैक्ट एक आम आवाम को देना होता है। सही। हम टैक्स पे करते हैं, हर चीज के ऊपर टैक्स पे करते हैं, और कॉन्स्टिट्यूशनली ये सरकार का काम है कि वो आवाम को एजुकेशन, हेल्थ केयर, फूड सिक्योरिटी, ये बेसिक चीजें प्रोवाइड करे। जब सरकार अपनी जिम्मेदारियों के अंदर फेल करती है
तो फिर प्राइवेट सेक्टर वहाँ पे उस वैक्यूम को फिल करने के लिए लेकिन तबरेज, इफ आई मे इंटरप्ट यू ओवर हियर, इस वक्त जो हमारे पास डिटेल्स हैं उसके मुताबिक ये कि 5 अदालती अहकामात के आपको नोटिस दिए गए। आपने खुद भी इस बात पे कंसीड किया है कि जी अगर 5% पे कैपिंग होती है फी इंक्रीमेंट, दैट्स ओके। जो गुज़िश्ता महीनों में फीस ली गई उसको या तो एडजस्ट किया जाएगा या रीइंबर्स किया जाएगा, उस पर आपका क्या मौक़िफ़ है? आर यू बाइंग टाइम या आप इसको मज़ीद चाहते हैं कि शायद इस फैसले में कोई रद्दोबदल आ जाए? इस वक्त डिले क्या है कि हम देखते हैं कि इतना सख्त कदम सिंध हुकूमत ने उठाया है जिसमें सिंध में आपकी जितनी ब्रांचेस हैं उसकी रजिस्ट्रेशन को मुअत्तल किया गया है। जी देखिए, हम सिंध हुकूमत के साथ फुली कोऑपरेट करते हैं। वो हमें जब जो कहते हैं आप स्कूल बंद कर दें हम बंद कर देते हैं। वो कहते हैं कि आप अभी दीवार ऊपर उठा दें, गार्ड्स खड़े करते हैं, हम सब कर देते हैं। ये जो अहकामात अभी उन्होंने उठाए हैं सस्पेंड करने के बीकन हाउस को और सिटी स्कूल को, इसकी कोई लीगल वैल्यू नहीं है, क्योंकि हमें 2 सितंबर को सिंध हाई कोर्ट ने कहा, फैसला आया उनका कि नहीं जी आप 8% फी नहीं इंक्रीज कर सकते, आप 5% तक कर सकते हैं। सही, क्योंकि कोर्ट का ऑर्डर है, हम उसके साथ कंप्लाई करेंगे। ये मामला अब सारा का सारा, क्योंकि और भी वेरियस डिस्कशंस हो रही थी प्राइवेट स्कूल की रेगुलेशन और फी के ऊपर, ये सारा मामला चीफ जस्टिस साहब ने उठा लिया और चीफ जस्टिस साहब अब इसको खुद सुन रहे हैं। तो चीफ जस्टिस साहब ने जो 1 अक्टूबर को एक उन्होंने ऑर्डर पास किया था जिसमें उन्होंने कहा था कि जो 3% एक्स्ट्रा आपने फी पिछले साल चार्ज की है पेरेंट्स को, 8% हमने इंक्रीज की थी, उन्होंने कहा 5% रखेंगे और जो 3% आपने एक्स्ट्रा चार्ज की है वो आप हमारी रजिस्ट्रार के पास जमा करवाएंगे 3 महीने के अंदर, जो 31 दिसंबर 2018 को खत्म होती है। अब हम ये 3 महीने से पहले बिल्कुल जमा करा देंगे। देखिए फाइनेंशियली ऑर्गेनाइजेशन एलोकेशंस कर देती है जो फाइनेंसेस, और ये आपका एंड ऑफ द ईयर भी होगा। आपका इतना बड़ा नेटवर्क है, कैंपस है जिसको संभाला जा रहा है। एक और बात यहाँ पे तबरेज़ में उठाना जरूर चाहूंगी कि APS का अनफॉर्चुनेट वाकया हुआ, या हमने देखा कि किस तरह एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स को एक ब्रांचेस में जो बच्चे हैं उनकी जाहिर सी बात है कि हमारे लिए वो बहुत बड़ा असासा है, उनकी जानें हमारे लिए बहुत कीमती हैं, ये हमारा मुस्तकबिल है। जब नोटिसेस आपको सूबाई हुकूमतों ने पूरे पाकिस्तान भर में दिए होंगे कि अब आप अपनी सिक्योरिटी को बीफ अप कर लें, इसमें आप कुछ हमें नंबर्स बता सकते हैं कि इसमें तकरीबन प्राइवेट स्कूल्स की कितनी लागत आई होगी, जो मैं नहीं समझती कि गवर्नमेंट ने या सूबाई हुकूमतों ने इसमें किसी तरह का भी आपको कंट्रीब्यूशन दिया है? जी बिल्कुल आपने ठीक कहा, हमें कोई कंट्रीब्यूशन नहीं मिली थी, हमें नोटिस आए थे कि जी, और ये पूरे पाकिस्तान भर में हुआ था जी, आपने जी इस तारीख तक अपनी स्कूल की दीवारें, अपनी सिक्योरिटी, आपने ये सारी चीजें करनी है और करोड़ों रुपए, अरबों रुपए इन ऑल ऑनेस्टी हमारे प्राइवेट स्कूल्स की सिक्योरिटी को अपनी इंक्रीज करने में लग गए। बिल्कुल, हमें वो सारे खराजात खुद अपने पे करने होते हैं। इसी तरह बड़े और एक्सपेंसेस होते हैं जो कि बैक एंड पे आते हैं, सिक्योरिटी कैमराज हो गए हैं, वॉक थ्रू गेट्स हो गए हैं, स्कैनर्स हो गए। इट वाज अ ह्यूज चैलेंज फॉर अस। हमने फिर भी उन सबके साथ कंप्लाई किया क्योंकि बच्चे की जिम्मेदारी हम लेते हैं जब वो स्कूल आ जाता है। बिल्कुल, सरकार अपने आप को कम्प्लीटली अब्सॉर्ब कर देती है उन चीजों से। मैं उन चीज के ऊपर बात नहीं करूंगा, ना मैं उनको क्रिटिसाइज करूंगा, बट मैं सिर्फ यही कहूंगा कि ये जो अब इस तरह हमें उन्होंने ये जो हमें सिंध गवर्नमेंट ने, फिर उसके बाद 5 जो सिंध के एजुकेशन डिपार्टमेंट के जो DG साहब हैं, उन्होंने हमें 5 लेटर्स लिखे मंसूर हुसैन साहब ने कि जी आप ये पैसे सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री में जमा करवाएं। सही, हमने 12 सितंबर को उनको इसका जवाब भेजा था। 13 नवंबर को उनके दफ्तर ने इसको रिसीव भी किया और इसकी रिसीविंग भी हमारे पास है। सही, और हमने उनको उसके अंदर यही लिखा कि भाई हमें हमारा पता है, हमने पैसे जमा करवाने, आप हमें याद ना कराएं, हम जिम्मेदार इदारा हैं, हम अपना टैक्स पे करते हैं, हम सब कुछ टाइम पे करते हैं और हम ये करवा देंगे। सही, उनके अहकामात अब जारी करना कि जी ये स्कूल सस्पेंडेड हैं, ये कंप्लाई नहीं करें, सरासर नाइंसाफी है, गलत बात है, ज्यादती है, ना सिर्फ हमारे साथ बल्कि उन तमाम तलबाओं के साथ जो हमारे स्कूलों में सिंध में पढ़ रहे हैं। तबरेज़, यहाँ पे एक आखिरी सवाल आपसे ये करना चाहूँगी कि हम क्या वजह है, हम पहले हमेशा ये डिबेट करते रहते हैं कि मुल्क में कई निज़ाम राइज हैं, हमारे यहाँ मदारिस भी हैं, हमारे यहाँ उर्दू मीडियम स्कूल्स भी हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स भी हैं, फिर प्राइवेट स्कूल्स हैं, इंग्लिश मीडियम स्कूल्स हैं, तो ये तफरीक में हम नफरत अंगेज़ी का एलिमेंट क्यों लेके आ रहे हैं? क्योंकि आए दिन हम देखते हैं, क्योंकि आपके इतने ज़्यादा कैंपसेस हैं, यू आर वेरी विजिबल, जिसकी वजह से ईजी टारगेट भी हैं, लेकिन बीकनाइट्स को या बीकन हाउस के जो तुलबा हैं, आप लोगों की जो एडमिनिस्ट्रेशन है, उस पर बाकायदा हम देखते हैं कि कभी ना कभी कोई ना कोई एक हंगामा खड़ा हुआ होता है, सोशल मीडिया पे आपके खिलाफ कैंपेन चल रही हैं, आपकी प्रेस रिलीज मेरे सामने है, उसमें भी आपने यही जिक्र किया कि इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट, लेकिन ऐसा लगता है कि एक मुनज़्ज़म एफर्ट है मेलाइन करने की। इसकी आप क्या वजह देखते हैं? हु इज़ बिहाइंड ऑल ऑफ, व्हाई इज़ इट बीइंग डन? देखिए, मैं यहाँ पे आपको ये बात कहूँगा कि हमें ना पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए दुआ करनी चाहिए, क्योंकि जो हमारे मुआशरे का हाल हुआ है ना,
और जो हमारी अपनी सोच का हिसाब है। अगर हमारी सरकार लोगों के लिए काम कर रही हो, उनके भले के लिए काम करिए और उनके पास काम हो अपना करने के लिए, आई थिंक दे विल रिमेन फोकस्ड। जो हमें टारगेट किया जा रहा है, आज पिछले कोई 3 साल से प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स को मुलायन किया जा रहा है। बीकन हाउस क्योंकि सबसे बड़ा सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट इसकी और सबसे ज्यादा कारकर्दगी हमारी इसमें रही है, हमारे बच्चे करते रहे। आई थिंक कि वो एक जो फीलिंग है ऑफ मार्जिनलाइजेशन जो कि लोगों के अंदर होती है, क्योंकि पब्लिक को वो एजुकेशन सिस्टम प्रोवाइड नहीं किया जा रहा ना। आपके और मेरे टैक्स का पैसा अगर जा रहा हो, इतने बड़े बड़े बजट होते हैं, आप कभी प्रोग्राम करें, शो करें कि जो प्रोविंशियल बजट होते हैं एजुकेशन के ऊपर 1 साल का, वो किधर जाता है, कहाँ लगता है आपका। हमारे स्कूल के अंदर तो कोई होस्ट टीचर्स नहीं है, हमारे तो कोई ऐसा स्कूल नहीं है ना जो कि सिर्फ कागजों पे एग्जिस्ट करते हैं और वो एक्चुअली नहीं होते हैं। सही। वी वर्क, हम प्राइवेट इदारा है, हम परफॉर्म करते हैं, हम डिलीवर करते हैं और हम सिर्फ एक चीज के ऊपर फोकस्ड हैं, दैट इज टू द फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान। हमारी कमिटमेंट उसको है, हम कोई पाकिस्तान से बाहर अपने सरमाए नहीं लेके जा रहे, हमारा सब कुछ है। बल्कि आपको पता है इस चीज का कि बीकन हाउस इज वन ऑफ द लार्जेस्ट स्कूल ऑर्गेनाइजेशंस इन द वर्ल्ड। 7 और मुल्कों में हमने स्कूल खोले हैं जाके। पाकिस्तान से एजुकेशन एक्सपोर्ट, हम पाकिस्तान से एजुकेशन एक्सपोर्ट करते हैं पूरी दुनिया के बेस्ट लाके पाकिस्तान के बच्चों को उनके प्राइवेट स्कूल में उनको पढ़ाते हैं, ताकि बहुत बहुत शुक्रिया तबरेज़ हमारे साथ मौजूद होने का। अचीवमेंट्स आने, ये इदारा पिछले 40-45 साल से काम कर रहा है और मोर इम्पॉर्टेंटली ये कि हम आज की दुनिया में जब कहते हैं कि इतने बड़े बड़े चैलेंजेस अगर आपने हल करने हैं तो उसमें आपको पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप चाहिए। तो इस तरह के नोटिस से जो ट्रस्ट डेफिसिट, जो एतमाद पे आप धचका लगाते हैं, उसको रीबिल्ड करने में बहुत अरसा लग जाएगा। किस तरह प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स आगे आएंगी और इस बात को एक सियासी रंग दे देना कि देखिए जी स्कूल्स की फीस कितनी बढ़ रही है। आज हमारे प्रोग्राम का मकसद यही था कि हम उजागर करेंगे क्योंकि ये एक बहुत ही अहम मामला है, पाकिस्तान के मुस्तकबिल का मामला है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं एंड देन वील बी राइट बैक एंड व्हाटएवर इज गोइंग टू बी द डेवलपमेंट ऑफ दिस स्टोरी आपके पास आगे भी लेके आते रहेंगे। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान, एक बहुत ही अहम सब्जेक्ट। ये सब्जेक्ट वैसे तो अक्सर मॉर्निंग शोज़ में उठाया जाता है, बल्कि मुझे लगता है कि मॉर्निंग शोज़ इस तरह के सब्जेक्ट्स को इनसेंसिटिवली हैंडल करने के लिए, यानी अगर आप उसको सही हैंडल नहीं करते, इसी की वजह से बदनाम है। लेकिन ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सोशल इशू है, तो हमने सोचा कि एक मुहतात तरीके से लेकिन एक बहुत ही सच्ची और खरी गुफ्तगू इस पे होना बहुत ज़रूरी है। हम बात करेंगे $1 बिलियन इंडस्ट्री पूरी दुनिया के हवाले से आपका ब्यूटी बिज़नेस, यानी हर खातून चाहती है कि वो जाज़िब नज़र आए, लेकिन उसकी जो प्राइस हम अदा करते हैं ऑब्सेशन की, एक क्रेज़ की, उसकी वजह से हम अपना नुकसान ज़्यादा कर बैठते हैं। मेरी अम्मी एक बड़ी अच्छी बात कर रही थी, उन्होंने कहा कि वैसे तो बचपन से हम किसी को अगर दुआ देते हैं तो ये कहते हैं अल्लाह तुम्हें लंबी उम्र दे और अल्लाह ज़िंदगी अच्छी करे। लेकिन जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है तो हमारा दिल चाहता है कि हम ना वो उम्र ना बढ़े और हम हमेशा ही यंग रहें, यानी 20 पे आके कुछ पॉज से हो जाएं। ये एक बहुत बड़ा अलमिया है, दिस ऑब्सेशन विद यूथ, और उसकी वजह से जो प्रॉब्लम्स हमारी सोसाइटी में आ रही हैं, जिस तरह के ट्रेंड्स, बहुत ही डेंजरस ट्रेंड्स हम देख रहे हैं कि यू आर वर्किंग टुडे लेकिन आप अपना लॉन्ग टर्म में नुकसान ना कर बैठें। इसके बारे में अवेयरनेस एंड वेरी रिस्पॉन्सिबल इन्फॉर्मेशन को डिसमिनेट करने के लिए आज हमने ये शो रखा है। मेरे पास एक बहुत ही एबल पैनल मौजूद है एंड आई वुड लव टू हेयर फ्रॉम ऑल ऑफ दीज वेरी कॉम्पिटेंट लेडीज़। सबसे पहले हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर नाजिया अशरफ, वेरी रिनाउंड डर्मेटोलॉजिस्ट एंड somebody who I have a lot of respect for, because इनके पास अगर कोई पहुँचे और जिस तरह की हमें आदत होती है कि हमें अपना मसला दुनिया का सबसे बड़ा मसला लगता है, लेकिन ये रेजिस्ट भी करती हैं और बहुत अच्छा काउंसल भी करती हैं अपने पेशेंट को। वरना आजकल अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे डॉक्टर्स ऐसे हैं हु आर नाउ इन द बिजनेस ऑफ ब्यूटी रादर देन मेकिंग। डॉक्टर नाजिया, थैंक यू वेरी मच। आप ही के साथ तशरीफ रखती हैं हिफ्जा चौधरी, वी सी यू ऑन टेलीविजन, और ये हमारी बिरादरी की हैं, यानी हमारा ऑक्यूपेशनल हैज़र्ड है जी मेकअप ज़्यादा करना, और इसकी वजह से इनकी भी रुदाद और अपनी भी रुदाद आपको सुनाएंगे कि कितना हमारे लिए मुश्किल होता है, कैसे स्किन का ख्याल रखा जाए और गैर मेयारी जो चीज़ें हैं, ख़ास तौर पर उसकी मैं बात यहाँ पर करना चाहूँगी, उसको हम कैसे रेजिस्ट करें। एंड लास्ट बट डेफिनेटली नॉट द लीस्ट, अ वेरी रिनाउंड सैलून ओनर एंड समबडी हु वी नो एज वन ऑफ द पायनियर्स इन द ब्यूटी बिजनेस,
Mona J is with us. Thank you, Mona, for being here. Again, women are crazy about looking good, looking young. What are the latest trends, and more importantly, what are the dangerous trends जिसके बारे में आप लोगों को वार्न करना चाहेंगे, वो हम आपसे जानेंगे. लेकिन लेट्स बिगिन विद डॉक्टर नाजिया. डॉक्टर नाजिया, आपने प्रोग्राम शुरू होने से पहले ये बात कही कि अगर पहले 5 ख़वातीन ऐसे प्रोसीजर्स कराती थीं या ये ऑब्सेशन के साथ आपके पास आती थीं, ये नंबर कई गुना बढ़ गया है. एवरीबडी अपने पॉकेट मार्जिन के अंदर रहते हुए कुछ ना कुछ इन्वेस्ट कर रहा है. What are the dangerous trends in that? देखिए, सबसे बड़ी डेंजरस बात तो यही है कि जहां हम इसको मना कर रहे हैं मुस्तकिल में, तो अब आपको कह रही थी कि मुझे 10 साल हो गए तकरीबन ये काम करते हुए कि मैं हमेशा बीमारी के साथ साथ जो चीज़ें नहीं करनी चाहिए उनके बारे में बताती रही, लेकिन साथ ही साथ बहुत सारे मीडिया के ऐसे चैनल्स पर ये होना शुरू हो गया कि एक ही चीज़ इन हो गई, गोरा करने का. बाकी सारे हम चीज़ों को अगर हम साइड कर दें, ये सब की दुखती रग इसलिए है कि हम देखें, ये चीज़ भूल जाते हैं कि हम एशिया में रहते हैं तो हम व्हीटिश कम्प्लेक्शन और हम में से कुछ मुख्तलिफ कॉम्बिनेशन स्किन्स के साथ मौजूद है. लेकिन हम ये चाहते हैं कि बस जो टेलीविज़न पे इतनी ज़्यादा लाइट्स के साथ, मेकअप्स के साथ जो भी नज़र आ रहा है, चाहे वो हमारी रेस का भी नहीं है, हमारी कंट्री का नहीं है, बस हमारी जिल्द उसकी तरह वाइट हो जाए. पहले ये लोग इतना नहीं सोचते थे. हम लोग, आप जब बचपन में थे, हमने कब देखा क्लास में कि कितने लोगों को क्या था. लेकिन अब छोटा 4-4 साल का बच्चा भी अगर आता है तो उसको यही होता है कि मैं ना गोरा हो जाऊँ. और ये बहुत स्कैरी, घबराने की बात या परेशान होने की नहीं, ये डरने की बात है कि जब एक कौम या एक हमारी एक पूरा एक जनरेशन या बहुत सारे लोग अवाम के ये सोचना शुरू हो जाएं कि हमारा ध्यान अच्छी तालीम पे ना हो, हमारा ध्यान दूसरी चीज़ों पर ना हो, सेहत पे ना हो, लेकिन सिर्फ हम गोरा करने के लिए अपनी, फिर बात आ जाती है पॉकेट की, जो आपने कही. पॉकेट अच्छी है तो फिर तो आप कुछ भी अच्छी चीज़ ले सकते हैं जिससे आपको नुकसान नहीं होगा. लेकिन अगर आपके पास इतनी खरीदने की कैपेसिटी नहीं है, फिर आप शॉर्टकट्स पे जाएंगे, और शॉर्टकट्स अगर एक दफ़ा नुकसान कर गए तो स्किन ये वाहिद चीज़ है जिसका ट्रांसप्लांट भी बहुत मुश्किल से. अच्छा, एक छोटा सा सवाल बिफोर वी मूव ऑन. हर चीज़ जो आजकल बेची जाती है या पुश की जाती है, उसको लोग कह देते हैं नेचुरल है, हर्बल है, इसका कोई नुकसान नहीं है. ये सबसे आसान है लेबल लगाना, लेकिन कोई भी चीज़ नेचुरल नहीं है. एग्जैक्टली, बिल्कुल आपने सही बात की. और यही मैं हमेशा कहती रही हूँ कि हर चीज़, इवन जो हम सांस ले रहे हैं, हम सब जानते हैं वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बनी है, इट्स अ केमिकल. सो नेचुरल तो कुछ भी नहीं है. हर चीज़ जो हम बॉडी में कंज्यूम करेंगे एयर की शक्ल में, पानी की शक्ल में, वो भी एक केमिकल का रिएक्शन है, वरना वो पानी कभी भी ना बनता. और जैसे हम खाते हैं कोई भी चीज़, चाहे वो फ्रूट है, चाहे वो ऐसी कोई हर्बल है, उससे कोई ना कोई अफेक्ट करना है, और उसके साथ साइड इफेक्ट भी इंपॉर्टेंट है. ये चीज़ हमेशा कह के साइड कर दिया जाता है कि जी डॉक्टर की मेडिसिन में बहुत साइड इफेक्ट्स होते हैं. उसके अफेक्ट के साथ ही उसके साइड इफेक्ट्स हैं, एंड सेम गोज फॉर हर्बल. द थिंग इज दैट क्योंकि उस पर स्टडीज बहुत कम है, ज़्यादा नॉलेज नहीं है, तो वो उनके बारे में किसी को पता ही नहीं है. इवन जितने हर्बलिस्ट, सारे तो नहीं, लेकिन इनमें से मेजॉरिटी को पता ही नहीं होता कि वो क्या दे रहे हैं और क्या करना चाह रहे हैं. और ऐसा वो कई दफ़ा खुद ही से एग्जिबिट कर देते हैं जब वो टेलीविजन पे कुछ बताते हैं. बिल्कुल. तो क्योंकि हर चीज़ का केमिकल रिएक्शन है, तो दैट इज द सेम. इसको अगर मैं आगे लेके जाऊँ, हिफ्जा, जैसे हम बात कर रहे थे, हमारा तो ऑक्यूपेशनल हैजर्ड है. हमें दिन में 5-6 घंटे मेकअप को अपने ऊपर अप्लाई करके रखना पड़ता है. और ये मेकअप आमतौर पे हमारी नेटवर्क्स के मेकअप रूम्स में ही होता है. वहाँ पे आप किस हद तक मुतमईन हैं जो हाइजीन का लेवल है, जो क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स है? यानी अक्सर मैं देखती हूँ कि फिर ख़वातीन जिनका ये रोज़ का काम है, वो अपनी मेकअप किट में ख़ुद इन्वेस्ट कर रही होती है कि मैं उसमें म्यारी चीज़ें रख लूँ. लेकिन क्या इस चीज़ों का ध्यान हमारे मेकअप रूम्स में रखा जाता है? मेकअप रूम्स में बहुत से लोग वो चीज़ें यूज़ कर रहे होते हैं, तो मुझे नहीं लगता इतना ज़्यादा हाइजीन है, या उसका ख्याल रखते हैं कि वो तो जो अगला बंदा है वो अपनी स्किन पे अप्लाई करेगा, तो कोई नहीं रखता जितना केयर आप खुद अपनी स्किन की रख सकते हैं. तो मेरे अलावा भी बाकी जो हमारी फील्ड के लोग हैं, एंकर्स हैं, जिनको रोज़ाना मेकअप करना है, तो उनकी, आपने जैसे बताया कि उनकी अपनी किट्स हैं, और इसी तरह सबके अपने मेकअप बैग्स हैं और सबकी अपनी प्रोडक्ट्स हैं. इवन वो प्रोडक्ट्स भी वो यूज़ नहीं कर रहे होते, क्योंकि कोई गारंटी नहीं है उस प्रोडक्ट की. एक तो चीज़ आपने खुद बाय की, चलें ठीक है, आपकी उसमें सेटिस्फेक्शन है, आपने किसी अच्छे ब्रांड की लेनी है, आपने थोड़ा कम कॉस्ट वाले किसी ब्रांड पर जाना है, तो आपको पता है आपकी एक सेटिस्फेक्शन है. लेकिन वो चीज़ें जो वहाँ पड़ी हैं, वो भी नहीं, हमें ये भी नहीं पता वो एक्सपायर हो चुकी हैं, नहीं हुई, या वो स्टॉक कब से वहाँ पे रखा हुआ है और मौजूद है उस जगह पर.
छोटी सी चीज़, अगर टेम्परेचर का भी उतार चढ़ाव अगर आता है तो जो केमिकल चीज़ है जैसे आपने कहा उसमें तब्दीली आ जाती है, और वो अच्छी वाली तब्दीली नहीं होती है, वो गलत वाली तब्दीली होती है हिफ्ज़ा। लेकिन एक और चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगी, जो इन्होंने इमेज की भी बात की वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। जो लोग हमें टेलीविज़न स्क्रीन्स पे देखते हैं वो हमारा एक बड़ा ग्लैमरस रूप देखते हैं, और उससे जाहिर सी बात है अट्रैक्ट भी होते हैं और समझते हैं कि शायद हम हर वक्त ही ऐसे रहते हैं, लेकिन फिर तनकीद भी आती है। तो ये जो आपका लुक है उसके ऊपर जब लोग कहें जी बहुत मेकअप करती हैं, या एक ही इस तरह की तनकीद का आपको सामना हो, तो कैसा फील करती हो, क्या रिएक्ट करती हो? कभी रेजिस्ट किया है कि कम मेकअप करें, हल्का मेकअप करें? अच्छा, एट द वेरी स्टार्ट ऑफ माई करियर, जब मेरे करियर का बिल्कुल स्टार्ट था, तो ये बातें थोड़ी सी तंग करती थी कि यार ये कह दिया, वो उस बारे में फिर सोचना, लेकिन अब बॉदर ही नहीं करती हूँ कि क्या कह रहे हैं क्या नहीं, क्योंकि आपने अपने अगर 8 आवर 5-6 आवर्स मेकअप में रहना है तो बाकी पूरा टाइम आपको विदाउट मेकअप रहना है। और वैसे मुझे ये भी लगता है कि आपकी फैमिली, आपके फ्रेंड्स सब आपको विदाउट मेकअप ज़्यादा लाइक कर रहे होते हैं। आप पिक्चर कोई सोशल मीडिया पर लगा दें तो लोगों के बहुत से कमेंट्स आते हैं, यार ये इतना मेकअप करती हैं, ये सारा मेकअप का कमाल, लहरा भी प्यारी नहीं है, इनको ज़रा विदाउट मेकअप देखें तो आप डर जाएं, मतलब इस तरह का क्रिटिसिज्म। लेकिन अब वो बॉदर ही नहीं करते हैं। अबरारुल हक का गाना लोग भूल जाते हैं ना, उसमें वो अक्सर कहते हैं कि मेला देखने के लिए मेकअप किट मुका के पहुंचा है, यानी पूरी खत्म करके लेस इज मोर नहीं मोर इज मोर करते हुए। लेकिन वो ना यहाँ आपसे भी पूछना चाहूँगी कि बड़े डेंजरस हमारे यहाँ इसमें ट्रेंड्स भी हैं। एक वो एक्सट्रीम है कि जी वो दवाइयाँ इंजेक्शंस लगा के गोरी हो रही है, दूसरी वो एक्सट्रीम है हमारे पास कि जो मेकअप इस्तेमाल किया जा रहा है उसमें सबसे पहले तो आपसे पूछना चाहूँगी कि इंडियन बेस क्या है जिसका बड़ा हम जिक्र सुनते हैं। जैसा कि आप लोगों ने ये जिक्र किया कि आजकल लोग बहुत गोरा होना चाहते हैं, स्पेशली मेकअप में भी ये बहुत ट्रेंड चला हुआ है कि जो भी ब्राइड आएगी वो कहेगी कि मुझे बिल्कुल वाइट कर दें, नहीं मेरे ससुराल की रिक्वायरमेंट है, नहीं मुझे ये चाहिए, मुझे वो ऐसा चाहिए। तो ससुराल यानी पहले ये एक रेड फ्लैग है बेटा, ये एक झंडा है जो आपको दिख रहा है, और अगर आप इसको इग्नोर कर रही हैं तो फिर आगे आप सोचें आपके साथ होने क्या वाला है। और गोरा भी ऐसा नहीं कि अपनी स्किन से एक आध टोन गोरा, वो चाहते हैं बिल्कुल एक्सट्रीम गोरा, पेड़ा आटा। और बहुत बुरा लगता है अगर आपके हाथ, आपके पैर या जरा सा भी कुछ बॉडी का पार्ट नजर आ जाए, या जरा सा गला नीचे हो गया जहाँ से जितना वाइट उन्होंने करवाया है, तो वो बहुत बुरा लगता है। तो लोग अपनी स्किन, मैं तो ऑफ कोर्स इतना नहीं करती, आई डोंट लाइक, मुझे नेचुरल ज़्यादा पसंद है। एनहांस अगर थोड़ा बहुत करना है, क्योंकि अगर हैवी लाल जोड़ा है, अगर आपने थोड़ा बहुत अगर आपको फेयर करना है तो दैट्स ऑलराइट, बट बिल्कुल वन एक्सट्रीम टू अनदर एक्सट्रीम नहीं जा सकते, दैट लुक्स रियली बैड। तो इस तरह एक ट्रेंड चला हुआ है। दूसरा कि लिप्स बहुत ज़्यादा प्लम्प करने का ट्रेंड चला हुआ है, बहुत ज़्यादा लोग बोटॉक्स कर रहे हैं, जिसकी वजह से सब एक जैसे लगते हैं। सही, यानी पहले अगर आप वाकई आज से 10 साल पहले अपने पॉपुलर कल्चर में भी देखें, चाहे आपके वो स्टार्स एंड सेलिब्रिटीज़ थे, जैसे एक ज़माने में अगर नीली थी तो नीली लुक्ड वेरी डिफरेंट फ्रॉम बाबरा शरीफ, राइट? सो पीपल हैड देयर ओन अट्रैक्शन। लेकिन अब हमने सबको एक ही ब्रश स्ट्रोक में कर दिया, ऐसा लगता है कि वो जो फिल्टर हमारे पास इंस्टाग्राम में हम चाहते हैं जिंदगी में भी हों और हम वैसे ही दिखें हर वक्त। लेकिन वो ना इंडियन बेस ये कहाँ से आई है? अच्छा, इंडियन बेस जो है दैट्स वाटर प्रूफ बेस विच यू अप्लाई, यूजली हम लोग शूट्स में लगाते हैं, नॉर्मल लाइफ में इतना लगाने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि स्पेशली जब आउटडोर शूट्स होते हैं, जब बहुत ज़्यादा स्वेटिंग हो रही होती है, तो वो वाटर प्रूफ बेस की तरह काम करता है। तो वो नॉर्मल लाइफ में इतनी ज़रूरत नहीं होती। अगर आप बहुत ज़्यादा पहले बेस लिक्विड भी लगा रहे हैं, उसके ऊपर आप कंसीलर भी लगा रहे हैं, उसके ऊपर इंडियन बेस भी लगा रहे हैं, तो बहुत सामने से चौकी लुक आएगा, तो इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। लेकिन जो एक बात अक्सर लोग कहते हैं कि उसमें सल्फर कंटेंट बहुत हाई है, गैर मेयारी यानी अनब्रांडेड मिलता है, एक अजीब सफ़ेद डब्बा होता है 10 साल पहले, अब तो मैंने खरीदी 10 साल पहले 100-125 का मिलता था एंटायर बेस, अब वो साल पूरा चलता है, उसकी क्या मेयार हो सकती है? क्या मेयार हो सकता है, कहाँ से कौन सी चीज़ इस्तेमाल कर रहे हैं। और आपको ये भी दिखाएंगे कि कराची के कुछ ख़ास इलाके हैं जिसमें बोतल मार्केट है, बोल्टन मार्केट है, जिसमें जिस किस्म का कंटेनर आपको चाहिए आपको मिल सकता है। उसमें जो अपनी मर्ज़ी की क्रीम भरिए और उसमें काउंटरफीट प्रोडक्ट्स बनाई जाती हैं जो कि हमारी मार्केट्स में आम मिल रही हैं। इस पर बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक। हम बात कर रहे हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात कि म्यार और स्टैंडर्ड्स। हम कोई चीज़ खाते हैं तो उसमें ध्यान रखने की कोशिश करते हैं। आपका सबसे बड़ा ऑर्गन आपकी बॉडी में आपकी स्किन है, क्या हम इसका भी उसी तरह ख्याल रखते हैं? और कभी कभार सिर्फ अपने चेहरे का तो ख्याल रख लेते हैं, हाथों और पैरों के ऊपर हमारी तवज्जो नहीं जाती। बट दिस इज़ नॉट अबाउट ग्रूमिंग। आज जो बात यहाँ पे हम करने की कोशिश कर रहे हैं कि कराची में ही कुछ रोज़ कबल आपने देखा कि जब हमने देखा कि एक रेस्टोरेंट में क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को इग्नोर किया गया, वहाँ पे जो अज्जा खाने में इस्तेमाल किए जा रहे थे वो कई सालों के एक्सपायर्ड हैं। लेकिन क्या हमने यही कड़ी नज़र और स्क्रूटनी अपने सैलॉन्स पे भी डाली है? हम अक्सर कहते हैं कि हम अपने घर के करीबी सैलॉन को कन्वीनियंस के लिए इस्तेमाल करते हैं। वहाँ पे हमें फ़ौरन हमारी थोड़ी आवभगत होती है, जाते ही चाय मिल जाती है, पूछा जाता है, अपॉइंटमेंट ना भी लिया हो तो आपको सर्विस कर दी जाती है। इन चीज़ों से हम खुश हो जाते हैं। लेकिन क्या हमने कभी उनकी कैबिनेट्स में झांक के देखा, या जो प्रोडक्ट हम पे इस्तेमाल हो रही है कि उसका ओरिजिन क्या है, उसकी एक्सपायरी डेट क्या है? सिर्फ हम ये बात नहीं कर रहे कि वो क्वालिटी यानी वो किस ब्रांड का प्रोडक्ट है, उसकी एक्सपायरी। कई दफ़ा मैं देखती हूँ कि बड़े बड़े जार्स रखे होते हैं बड़ी बड़ी कंपनीज़ के, लेकिन उस पर 1-1 इंच मिट्टी अटी हुई होती है। और ये सैलॉन्स का, बड़े बड़े सैलॉन्स का हमारे यहाँ हाल है। आप कभी भी जाके देखिए, कलर आपके पास मिक्स होके आएगा, यू डोंट नो किस कंपनी का है। आपको जो तौलिया लगाया जाए अगर बिफोर योर हेयर वॉश, उसमें से आपको स्टिंक आ रही होगी। सो दीज आर स्मॉल थिंग्स जिसके बारे में यू हैव टू बिकम मोर केयरफुल। वो ना आपसे बात शुरू करना चाहूँगी कि हम जब सैलॉन जाते हैं ना, यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि हमारी एक्सपेक्टेशंस भी बड़ी अनरियलिस्टिक हैं। 2 चीज़ें हम देख रहे होते हैं, एक हमें झटपट रिजल्ट्स चाहिए, दूसरा हमें कम पैसे देने। चांद रात पे ख़ास तौर पे लोग ब्लीच, फेशियल, वैक्सिंग, आईब्रोज ये सब एक साथ कराना चाहते हैं, और स्किन का और फेस वैक्स भी। कहेंगे सेम डे में फेस आपको पॉलिश भी चाहिए, फेस वैक्स भी चाहिए और फेशियल भी चाहिए। नाउ हाउ इज दैट पॉसिबल? आपकी स्किन तो पूरी खराब हो जाएगी तब। लेकिन ये पैकेजेस तो मिल रहे हैं ना हर सैलॉन पे। देखें इतनी बड़ी स्टैंडी लगी होती है बाहर के, ये आज पाइए, आज ही आइए, इस ऑफर से फ़ायदा उठाइए। क्या करें फिर हम? नहीं, इसके लिए ज़रूरी है, जिस तरह आपका शो है, लोगों को इस चीज़ के बारे में नॉलेज होना चाहिए। वो जो चीज़, ज़रूरी नहीं कि जो भी चीज़ कोई बेच रहा है उसको आप ख़रीदें। आप उसको अपना दिमाग इस्तेमाल करें और अपने हिसाब से उसको मॉडिफाई करें और अपना पैकेज खुद बनाएं। ज़रूरी नहीं है कि एक पैकेज के अंदर 10,000 अगर चीज़ें डाली हुई तो आप 10,000 चीज़ें अपने ऊपर करा लें। आपको अपना खुद दिमाग इस्तेमाल करना ज़रूरी है और इसके हिसाब से आप कराएं कि आपकी स्किन पे क्या सूट करता है। फॉर एग्जांपल, अगर किसी का वाइटनिंग फेशियल है तो ज़रूरी नहीं हर वाइटनिंग फेशियल हर किसी के हिसाब से हो। कंसल्टेशन किए बगैर, कंसल्टेशन कराए बगैर आप जाते हैं और आप बोलते हैं ये कर दो, जिसके आप रिसेप्शनिस्ट से पूछ के करवा लेते हो, दैट्स रॉन्ग। यू शुड कम टू अ प्रॉपर पर्सन। आप कंसल्टेशन का अपॉइंटमेंट ले, कंसल्टेशन करवाएं, आपकी स्किन के लिए क्या सही है क्या नहीं सही है वो बंदा बेहतर बता सकता है। यू आर अ सैलॉन ओनर मुन्ना, मुझे बताएं कि बहुत प्रेशर, अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की कि जाली अद्वियात, आपके पास भी जो सप्लायर आता होगा, हाउ डू यू इंश्योर कि जो प्रोडक्ट आपके सैलॉन में इस्तेमाल हो रहा है वो अच्छी क्वालिटी का है? क्योंकि देखिए आपने तो एक तो बल्क बाइंग करनी है, फिर उसके बाद जाहिर सी बात है वो सस्ती चीज़ भी आपको ऑफ़र करने की कोशिश करेगा, और बहुत सारे सैलॉन्स में गैर मियारी चीज़ें, नकली कॉस्मेटिक्स इस्तेमाल हो रही हैं। व्हाट इज़ योर टेक ऑन दैट? देखिए, हमारी बाइंग जो होती है वो इस तरह की बल्क बाइंग या इस तरह की नहीं होती। वी बाय फ्रॉम द रेनाउंड कंपनीज ओनली। जिस तरह के ऑफ कोर्स मैं नाम तो नहीं ले सकती, नहीं, दे आर द एजेंसीज, राइट, व्हिच दे गेट सर्टिफाइड एजेंसी, जिसमें आपको पता है कि ओरिजिनल प्रोडक्ट, जिसमें कि बहुत अच्छी प्रोडक्ट्स होती हैं, उन कंपनी से हम लोग लेते हैं। हमारी 4-5 कंपनीज होती हैं। और मेकअप का जहाँ से ताल्लुक है वो तो मैं बाहर से खुद लेके आती हूँ। वी डोंट बाय एनीथिंग फ्रॉम हियर अपार्ट की, जैसे लैश ले लिया या कोई जो रोज़मर्रा की इस्तेमाल की चीज़ें होती हैं जो कि आप एक साथ बहुत क्वांटिटी में नहीं ला सकते। वो जिस तरह के बेसेस हैं, लिपस्टिक्स हैं, आई शेड्स हैं, वो बहुत कम क्वांटिटी में इस्तेमाल होती हैं। तो एवरी 6 मंथ्स भी आप जाके ले आओ तो इट्स नॉट डिफिकल्ट। एंड इट इज़ रियली इंपॉर्टेंट, आपका जो सैलॉन है वो आपका ट्रस्टेड पार्टनर होना चाहिए, और ख़ुद भी आप जो प्रोडक्ट इस्तेमाल करें, इट हैज़ टू बी फ्रॉम अ गुड प्लेस। डॉक्टर नाजिया, बहुत सारे आपने ऐसे अनफॉर्चुनेट केसेस देखे होंगे, ये जो हम झटपट बात कर रहे हैं, लड़कियाँ शादियों से पहले बहुत सारी सर्विसेज लेती हैं, दे ट्राई टू डू इट टुगेदर, स्किन रिएक्ट कर जाती है। What are the dangerous lessons over there? देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इस तरह के, ये जो आपने बल्क लेने की बात की और इस तरह की टेम्पटिंग ऑफर्स, अब मंगनी अचानक तय हो गई, शादी होने लगी है, बहुत सारे प्रेशर्स होते हैं लड़की पे। वो चाहती है कि वो जो नहीं थी वो कुछ और 360 एंगल पे चेंज होके कुछ और की और बन जाए। इसमें सिर्फ हम बात अभी तो ऑब्वियसली फेस, मेकअप की, क्रीम्स की, फेशियल्स की, ब्लीचेस की कर रहे हैं, लेकिन एक चीज़ जिसको हम भूल गए हैं उसके साथ, और जो एक इटर्नल पार्ट है वेडिंग का, वो होती है हमारी मेहंदी।
उस वक्त जो मेहंदी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आते हैं, उससे जो जो इन्फेक्शंस, ब्लिस्टर्स, लेकिन रिलेटिव को हो जाना तो कोई बात ही नहीं, लेकिन अगर दुल्हन इटसेल्फ को हो जाए तो हमें मंगनियाँ और उनकी शादियाँ पोस्टपोन करनी पड़ेगी, कोई तरीका ही नहीं है। 2 दिन पहले मेरे पास एक ब्राइड आई और वो इसीलिए आई कि उसके आंखों से मुस्तकिल पानी निकल रहा था, उसके होंठ इतने सूज चुके थे, उससे बोला भी नहीं जा रहा था, उसकी पूरा फेस सूज चुका था और उस पर बड़े बड़े पानी के छाले थे। वजह ये थी कि उसने सैलून वाली ने कहा कि मैं जो है आपको एक स्पेशल केमिकल लगाती हूँ, इससे आप बहुत खूबसूरत हो जाएंगी। और उसके फेस पे इतनी सारी एक्नी और इतने सारे एक्नी स्कार्स थे जिसको उसने कभी भी ठीक कराने की जहमत ही नहीं की थी। ये बात को मेंशन करना इस वक्त इसलिए ज़रूरी था क्योंकि एक्नी स्किन ऑलरेडी, एक्नी प्रोन स्किन या जिस पे ऑलरेडी बहुत सेंसिटिव है, उसके प्रोडक्ट्स कुछ और ही हैं जो ओवर द शेल्फ या काउंटर्स पे हमें शॉपिंग सेंटर्स में तो मिल ही नहीं रहे होते। और ना उन खातून ने कभी जहमत की कि मैं उस एक्नी को ट्रीट कराऊं। एज अ रिजल्ट वो एक जब सैलून में जाकर जहाँ कोई भी किस्म का प्रोडक्ट उस पर लगाया गया, उसने वैसे ही रिएक्ट करना था और उसके ऊपर जो उसने सुपर सेंसिटिव उसको कोई केमिकल लगाया, उससे उसकी आंखें इतनी सूज गई कि वो बेडली ओपन भी नहीं हो पा रही। ये बर्न्स हो जाते हैं अक्सर गैर मेयारी केमिकल वाली मेहंदी की वजह से। और एक और डेंजरस ट्रेंड आप देखिए कि एक्रिलिक नेल्स, अगर उसका आपका लगाने वाला अच्छा नहीं है, इट कैन रियली डैमेज योर हैंड्स। दूसरा मैंने बड़ा एक और डेंजरस ट्रेंड यहाँ पे नोट किया है, आई लैश कर्लिंग, जो परमानेंट कर्लिंग लोग कराने की कोशिश कर रहे हैं, उससे आंखें रिएक्ट करती हैं। दुल्हन को पता नहीं कौन ये मशवरा दे देता है कि एन अपनी शादी वाले दिन तुम पहली दफ़ा फेक लैशेस लगाओ, तुम पहली दफ़ा कॉन्टैक्ट लेंसेज पहनो, जिससे उसकी आंखें भी नहीं खुल रही होती। हिफ्जा, कभी तुमने ट्राई किया है टू रीड न्यूज़ विद लेंसेज जो कि सिर्फ एस्थेटिक हो? नहीं, मुझे आई साइट के लिए यूज करने पड़ते हैं कॉन्टैक्ट लेंसेज, बट नॉट द कलर्ड वन। नहीं, कलर्ड वंस फंक्शंस पे नहीं, क्योंकि इतना कंफर्टेबल आप फील नहीं करते हैं। मुझे लगता है कि आपको अल्लाह ताला ने एक जो नेचुरली एक चीज़ दी है, आप उसको करें। अब लड़कियां हैं, फेशियल्स कराना, ये कराना, मतलब मुझे नहीं आज तक जरूरत पड़ी, मैं बहुत ज्यादा सैलून्स पे नहीं जाती। और वी आर नॉट सेइंग कि आप फेशियल या अपनी पेडिक्योर मैनिक्योर्स ना कराएं, लेकिन इसमें भी जिस तरह हम बाकी चीज़ों में कहते हैं, इन्फॉर्मेशन सही हो आपके पास, इन्फॉर्मेशन सही हो और आप अच्छी जगह जाएं जहां आपको पता है, आपको गारंटी है कि यहाँ पर चीज़ अच्छी आपको करके दे रहे हैं और आपके लिए कोई साइड इफेक्ट नहीं। जैसे आपने बताया कि बहुत सी डील्स और इस तरह के इतने सैलून्स बन गए, आपको 1500 और इस तरह से बहुत से 1000 और उसमें 10-10 चीज़ें। Nobody is checking। यहाँ पे हम अथॉरिटीज़ को भी कहना चाहेंगे, बिकॉज आप इनसे टैक्स तो कलेक्ट करते हैं, आई होप कि कलेक्ट करते हैं, सेल्स टैक्स हम अदा करते हैं यहाँ पे, लेकिन इनके क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को कौन जाके मॉनिटर करता है। एक छोटा सा ब्रेक एंड देन वील बी राइट बैक। वेलकम बैक। हम यहाँ पे भी बात कर रहे थे लाइफ से डिससेटिस्फाइड होने की, यानी अगर आप किसी भी हाल में खुश नहीं हैं तो कोई ट्रीटमेंट, कोई फेशियल, कोई डॉक्टर आपको खुश नहीं कर सकता। और ये पाकिस्तानी ख़वातीन का अनफॉर्चुनेटली एक अलमिया बनता जा रहा है। आप किसी की भी तारीफ़ करके देखें कि आज आप बहुत प्यारी लग रही हैं, तो आगे से कहा जाएगा अभी कहाँ, 5 साल पहले देखा होता मैं कितनी खूबसूरत थी, बाल बहुत अच्छे हैं, नहीं अब तो सारे गिर गए, पहले बहुत ज़्यादा अच्छे होते थे। तो ये जो हमारी अनफॉर्चुनेट रियलिटी है, डॉक्टर नाजिया एंजॉय करिए इस कमेंट को। आप तो पुरतशद्दुद हो जाती होंगी, अब आपके पास कोई आए जो बिल्कुल नॉर्मल लग रहा है देखने में और कहे कि भाई और बेहतर करें, फिर भी उसे कुछ और करना है और वो अच्छा, देखें इसकी कोई बुराई नहीं है, लेकिन फिर वही बात, उसको आप ना जुनून या ऑब्सेशन ना बना लें। आप जरूर, कई लोग आते हैं जिन्हें कोई बीमारी नहीं होती, वो कहते हैं देखिए मुझे समझ ही नहीं आ रही, इतने प्रोडक्ट्स हैं लोअर एंड पे भी, मीडियम एंड पे भी और हायर एंड पे, मैं क्या लूँ, ये मेरी एज है, मेरी स्किन ऐसे ऐसे 3 मौसम में रहती है, आप मुझे सजेस्ट करें। और मुझे बड़ी देख के खुशी होती है कि उसने अपनी एक पूरी प्रोडक्ट रेंज को बेकार खरीदने से या गलत खरीदने से उसने यहाँ आकर मशवरा लेना मुनासिब समझा। जैसे हम ब्रेक में भी बात कर रहे थे कि हमेशा कंसल्टेशन की बहुत अहमियत है, क्योंकि जो एक्सपर्ट आपको मशवरा दे सकता है वो न सिर्फ आपके लॉन्ग रन में स्किन को सेव करेगा, आपकी लुक्स को सेव करेगा, आपकी प्रोडक्ट्स और आपकी सब चीज़ों में वो बेहतरी ही लाएगा और उससे बहुत फ़र्क पड़ता है। अच्छा, आई वॉन्ट टू कैरी दिस सीरीज़ ऑन। आज तो हमने सिर्फ गैर मेयारी प्रोडक्ट की बात की, आपकी एज के साथ, ज़िंदगी के हर दौर के साथ आपका स्किन केयर और आपका लाइफस्टाइल बदलता है।
इस पे भी बात करनी बहुत ज़रूरी है कि मे बी व्हाट अ गर्ल इन हर 20s इज़ यूजिंग एज अ स्किन केयर रेजीम वो 30s में, 40s में, 50s में उसमें भी तब्दीली आनी चाहिए। इज़ व्हाट डू यू डू टू टेक केयर ऑफ़ योर स्किन? यानी मैं इसलिए तुमसे पूछ रही हूँ बिकॉज तुम्हारी स्किन पे अब्रेजन ज़्यादा होती है, मेकअप अप्लाई होता है, रिमूव होता है, हेयर में हीट ट्रीटमेंट्स होते हैं, तुम अपना ख्याल कैसे रखती हो? अच्छा, मैं रोज़ाना मुँह पर मेकअप होता है, ऑफिस में हर दिन जाना है और आपने बैठना है। अब तो ऐसा होता है कि बस कर दो, छोड़ दो, जान छोड़ दो, एक्साइटमेंट भी ख़त्म हो गई है। बस जैसे ही आपकी ड्यूटी टाइमिंग्स ख़त्म होते हैं तो फिर मैं सबसे पहले मेकअप रिमूव करती हूँ अपना। कभी ऑलिव ऑयल से रिमूव करती हूँ या किसी क्लेंजर, किसी लोशन अप्लाई करके बहुत अच्छे से वाइप्स के साथ। ऑब्सेस कभी न्यूज़ पढ़ने से पहले जब तुम्हें मॉनिटर पे अपना चेहरा दिखता है तो कभी ये फील होता है ओहो आज मेकअप सही नहीं हुआ, या ओहो मुझे ये करा लेना चाहिए, या लाइट सही करो, ब्राइट करें? तो हर दिन की बहस होती है, इसको थोड़ा सा ब्राइट करें। अच्छा, ये क्यों करते हैं? ये अभी बात यही हो रही थी, ये ब्राइटनेस से क्या ऑब्सेशन है? मैं काली नहीं दिखूंगी। अच्छा, उसमें कुछ भी नहीं है, लोगों का क्रिटिसिज्म। आपको हमारी जो सोसाइटी है ना उसका रोल है इसमें, वो जो आपको रियलाइज कराती है। इवन कोई छोटा बच्चा पैदा होता है, वो अगर थोड़ा सा डार्क है उसका कॉम्प्लेक्शन, तो उसको बचपन से ही इस तरह का चाहती थी कि आज हम क्लिप निकाल के रखते। पाकिस्तान के एक बड़े मायानाज कैमरामैन हैं, उनका एक क्लिप वायरल हुआ था जब उन्होंने कहा कि देखो शैडो के बगैर तो तस्वीर बनती ही नहीं है। तो जिस चीज़ पे आप और मैं ऑब्सेस कर रहे होते कि भाई यहाँ शैडो आ गया, ये आ गया, उसके बगैर तो तस्वीर बन ही सकती। गुड लाइटिंग का ये मतलब नहीं होता कि वो इंस्टाग्राम वाला फिल्टर। बट मोना, वन ऑफ द क्वेश्चंस फॉर यू एज वेल, सारे इश्यूज हमारे सामने हैं, किस तरह इस ऑब्सेशन को, यानी आप कैसे डिस्टिंग्विश करती हैं एक हेल्दी तरीके से अपना ख्याल रखने को और जुनूनियत की हद तक पागल हो जाने को? देखिए, एक बड़ा अच्छा बीच में एक ट्रेंड निकला था, ऑल द सेलिब्रिटीज वाज पोस्टिंग देयर पिक्चर विदाउट मेकअप। ये आपने देखा होगा, बड़ा अच्छा रहा था एंड दैट वाज वेरी नाइस, आई रियली अप्रिशिएटेड इट कि लोग देखें कि भाई असल में लोग उनकी तरह ही होते हैं, उनसे बहुत ज़्यादा डिफरेंट नहीं है, सब लोग एक जैसे हैं। अगर मगर अपनी स्किन का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है, बट उसमें इतना ना आप हो जाए कि आपने बिल्कुल उसको ऑब्सेशन, जिस तरह बता रही थी, ऑब्सेशन की हद जाके अपनी स्किन को और तबाह कर लिया। आप इतने ज़्यादा, आपको फिलर्स की इंजेक्शंस की ज़रूरत नहीं है। अगर ठीक है, अगर बहुत ज़्यादा कोई चीज़ आपको तंग कर रही है, आपकी सेल्फ इमेज को डिस्टॉर्ट कर रही है, तो आप हल्का फुल्की सी चीज़ करवाएं। तो मोना, इसमें पता है दूसरी एक्सट्रीम भी एक है, यहाँ पे वो ख़वातीन भी हैं जो अपना बिल्कुल ख्याल नहीं रखती हैं, और इस प्रोग्राम के ज़रिए जब हम ये बात कर रहे हैं, ऐसा ना हो कि लोग इसको मिसकंस्ट्रू कर जाएं। डॉक्टर नाजिया, समटाइम्स यू हैव अ जेन्युइन प्रॉब्लम। एक बच्ची है, आफ्टर प्रेगनेंसी उसने देखा कि जी मेरी स्किन पे झाइयाँ पड़ गई हैं या मेरे पैचेस आ रहे हैं स्किन पे, उसको भी वो घर का ही कोई क्रीम या ओवर द काउंटर क्रीम लेके इस्तेमाल करिए, डॉक्टर के पास नहीं जा रही, देयर शी नीड्स अ कंसल्टेशन। उसके बारे में बात देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज़ है कि जहाँ कोई बीमारी और इश्यूज़ है ना, और सबसे ज़्यादा ख़वातीन में, चाहे हम टीनेजर्स की बात कर लें, बिकॉज हमारी इस वक्त डाइट और हार्मोन्स इतने अपसेट हो रहे हैं लड़कियों के, और इतनी फास्ट फूड ट्रेंड्स की वजह से जब उनके वेट गेन्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं तो नेचुरली हार्मोनल रेजिस्टेंस आती है, और ये स्पेशली सेकेंड फेज़ तब जब प्रेगनेंसीज और डिलीवरीज हो जाती हैं, उसके बाद अगेन ये फेज़ दोबारा आ जाता है, बिकॉज हार्मोनल इम्बैलेंस के बाद हर किसी का हार्मोन दोबारा सेट नहीं होते विदाउट एनी ट्रीटमेंट। तो यहाँ पर जो पिगमेंटेशन, बालों का आना सबसे ज़्यादा, अब ये सब लेज़र कराए जा रहे हैं, लेकिन कोई ये नहीं देखता कि लेज़र आप ज़रूर कराएं। हमारे पास भी लेज़र होते हैं, लेकिन मैं सबसे पहले लेज़र का प्रोब रखने से पहले उसे एक कंसल्टेशन के अंदर ये बात बताना चाहती हूँ कि वो पहले दिखाए स्किन, 7 टेस्ट कराए, मेरा ट्रीटमेंट साथ में वो ट्रीटमेंट जो गायनेकोलॉजिस्ट देती हैं हार्मोन कंट्रोल करने के लिए, उसके साथ ही लेज़र जो रिमूवल है या पहले वो हेयर रिडक्शन है, वो ट्रीटमेंट के साथ ही पॉसिबल है, अकेले कोई भी चीज़ पॉसिबल नहीं। एब्सोल्युटली। थैंक यू सो मच डॉक्टर नाजिया, हिफ्सा एंड मोना फॉर बीइंग हियर। हमने दरिया को कूजे में बंद करने की कोशिश की है, बट आई होप दैट वी कैन हैव लाइक अ सीरीज़ ये, और यहाँ पे मकसद उसके बारे में एक्यूरेट, रियल इन्फॉर्मेशन, ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन पहुंचाना होगा। आप अपनी स्किन का ज़रूर ख्याल रखें, और यकीनन ये आपका हक भी है, लेकिन कंसल्टेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। एक छोटी सी मिसाल दूंगी, अगर आपने आई ट्रीटमेंट भी कराना है जो आप लेज़र कराते हैं ताकि आपको ऐनक ना लगे, आप उसके बगैर भी देख सकें, कॉन्टैक्ट लेंसेज की ज़रूरत ना पड़े, जैसे डॉक्टर नाजिया ने कहा, उसमें भी आँख की टोपोग्राफी होती है कि क्या आपकी आँख वो ट्रीटमेंट, वो लेज़र ट्रीटमेंट ले सकती है या नहीं। इसी तरह कोई भी अगर आपने ड्रास्टिक प्रोसीजर कराना है, आपका डॉक्टर क्वालिफाइड
क्वालिफाइड होना, आपका उसके ऊपर क्रेडिबल, उसका ट्रस्ट होना, एतमाद होना बहुत ज़रूरी है। विदाउट दीज थिंग्स यू कैन मेक अ ह्यूज मिस्टेक। और स्किन और चेहरा एक ऐसी चीज़ है जो उसको बिगाड़ने में अगर चंद सेकंड लगते हैं, उसको दोबारा सही करने में हो सकता है आपकी पूरी ज़िंदगी लग जाए। इसी के साथ आज का प्रोग्राम अपने ख़िताम को पहुँचता है। एथिक्स, आई थिंक ज़मीर बड़ा इंपॉर्टेंट है लोगों का। अक्सर दुकानों पर जो लोग जाली चीज़ें बेच रहे हैं, उनको पता है कि ये जाली है, लेकिन उसके बावजूद वो बेज़मीर होकर, बिल्कुल लाइल्म होकर उसको आगे बढ़ा रहे हैं। दैट इज़ वेयर वी नीड टू वेक अप। और इसी के साथ हमारा प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचता है। कल आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखें। खुदा हाफ़िज़।